अच्छा, इन thermodynamics a quantity whose value simply depends upon the initial and final state of the system is called. In thermodynamics a quantity whose value simply depends upon the initial and final state of the system is called B, स्टेट फंक्शन। ठीक है जी। तो हमने ये सिंपल पढ़ा था कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसकी सॉरी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करे, हाउ इट रीचेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट उस पर डिपेंड ना करे, तो वो क्या कहलाएगी, दैट वुड बी कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाएगी, स्टेट फंक्शन कहलाएगी। अ थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, a thermos flask is an example of जी। 2 का आंसर क्या होगा? थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। 2। जी बेटा। अच्छा, थर्मस फ्लास्क जो है ये बेसिकली हमने 3 किस्म के सिस्टम्स पढ़े थे। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि जिसमें ना तो मास एंटर और लीव कर सके ना ही एनर्जी। क्लोज्ड सिस्टम जिसमें मास एंटर और लीव ना कर सके बट एनर्जी जो है वो एंटर और लीव कर सके। ओपन सिस्टम जिसमें मास भी एंटर और लीव हो सके और एनर्जी भी। हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसमें सब चीज़ें एक ही फेज़ में हों। ठीक है। अच्छा, अब थर्मस फ्लास्क जो है इसका जो एक बेसिक आइडिया है थर्मस फ्लास्क का वो क्या है कि चीज़ मतलब कोई भी जो भी सब्सटेंस आप उसमें रख रहे हैं वो अपने एक्चुअल टेम्परेचर पे मेंटेन्ड रहे। ठीक है, तो इसका मतलब आप थर्मस फ्लास्क को आइसोलेटेड सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, यानी आप ये चाह रहे हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। अगर हॉट वाटर है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, अगर कोल्ड वाटर है तो भी उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, तो थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, यानी आप इसको आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पर देखना चाह रहे हैं कि ना तो इसमें से मास एंटर और लीव हो सके और ना ही इसमें से एनर्जी एंटर और लीव हो सके। तो थर्मस फ्लास्क जो है एब्सोल्युटली इट इज़ नॉट अ परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, बट आप इसको एज एन आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो देखते हैं। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स इज़ एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स ओनली, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स ओनली, होमोजीनियस सिस्टम्स ओनली और हेट्रोजीनियस सिस्टम्स ओनली। जी, थर्मोडाइनमिक्स जो है ये हम किस पे अप्लाई करते हैं? Thermodynamics is applicable to जी बेटा। थर्मोडाइनमिक्स इज़ एप्लीकेबल टू, अब देखें थर्मोडाइनमिक्स के अंदर आप क्या देख रहे होते हैं, चेंजेस देख रहे होते हैं, चेंज इन हीट एनर्जी। ठीक है, तो ऑब्वियसली चेंज इन हीट एनर्जी या आप कह लें कि चेंज इन वॉल्यूम या आप पूरे सिस्टम का देखेंगे, आप किसी एक पर्टिकुलर एटम का, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का नहीं देखते। तो इसका मतलब आप माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स क्या है कि आप एटम्स की बात कर रहे हैं, आप पार्टी यहाँ पे आप बात कर रहे होते हैं किसकी, पूरे सिस्टम की। तो जब बात होती है पूरे सिस्टम की तो दैट मीन्स वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स ओनली। हम जो है वो पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम देख रहे हैं, चेंज इन प्रेशर देख रहे हैं, चेंज इन एनर्जी देख रहे हैं। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स जो है ये सिर्फ अप्लाई होती है किसके ऊपर, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के ऊपर। ठीक है, यानी लार्ज सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई होती है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स क्या है, एटम्स, पार्टिकल्स, इन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस दोनों मैक्रोस्कोपिक में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? MCQ नंबर 3 सबको क्लियर है बेटा? इसमें कोई कन्फ्यूजन 3 में? जी, नंबर 3 सबको क्लियर है? जी बेटा, आवाज़ नहीं आ रही है आपको? अच्छा चलो, बाकी सबको तो आवाज़ आ रही है ना। Number 4, a gas contained in a cylinder fitted with a piston constitutes
A gas contained in a cylinder fitted with a piston constitutes an open system, a heterogeneous system, a closed system, an isolated system. Number 4 का जी, गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर। अब सिलेंडर जो है ये कोई मतलब आइसोलेटेड बॉडी नहीं है, इसमें एनर्जी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। पार्टिकल्स आके टकराएंगे सिलेंडर से, एनर्जी लूज़ करेंगे, ठीक है, सिलेंडर की एनर्जी चेंज हो सकती है। तो अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि गैस बाहर तो नहीं जा रही, इसका मतलब मास में कोई चेंज नहीं आ रहा बट एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्लोज सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद होगा आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, ठीक है जी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या थी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? 5 जी, 5 का आंसर क्या है? प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, वॉल्यूम, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? A, चलो जी, एक आंसर आया प्रेशर। जी, प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, और इसके अलावा ए। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशो जो है, ठीक है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशो है, ठीक है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशो हमेशा क्या होगा? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशो क्या होगा? जी, याद है किसी को क्या बताया था? द रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वुड बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है? फोर्स इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आपके लिए अमाउंट होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एरिया क्या है? एरिया इज अगेन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स ये रेशो हो गया दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रेशर। तो दैट मीन्स प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रेशर जो है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर जो है ये बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। आप इसको यहाँ से आप कह लें कि एक तरह से जज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जहन में अक्सर ये आता है कि जी प्रेशर जितना अमाउंट होगा, बट यहाँ पे हमें जब ये रेशो देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि प्रेशर जो है ये बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी वजह से मैंने ये बात की थी कि ये जहन में रखिएगा, इस तरह से आप जज कर सकते हैं इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रेशर इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? प्रेशर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कंसंट्रेशन इज़ अगेन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम जो है इट इज़ नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। वॉल्यूम जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जी। नंबर 5 क्लियर है सबको? नंबर 5 में कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। तो सिंपल आप ये नहीं कि ये जहन में रखें कि अगर आपके पास दो बलून है, एक में कम गैस है एक में ज़्यादा गैस है, तो अगर दोनों सेम रूम RTP पे हैं तो दोनों के अंदर प्रेशर जो है वो सेम होगा, ठीक है जी। तो प्रेशर जो है इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? वॉल्यूम। Which of the following set of properties constitute intensive properties? G. Number 6. Which of the following sets of properties constitute intensive properties?
Number 6, which of the following sets of properties constitute intensive properties? 6 का C, ठीक है जी, 6 का C, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का सेट है, ठीक है। तो डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव, ये सॉलिड्स में से आ गया क्वेश्चन, amorphous solids do not have sharp melting point, characteristic geometrical shape, sharp edges, or all of these? 7 का आंसर क्या होगा? Amorphous solids do not have 7D जी, ठीक है, 7D। एमॉर्फस सॉलिड के ना तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ना ही करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ना शार्प एजेस होते हैं। मीन्स एमॉर्फस सॉलिड के पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। द एमॉर्फस सॉलिड अमंग द फॉलोइंग इज टेबल सॉल्ट, डायमंड, प्लास्टिक, ग्रेफाइट। इनमें से कौन सा सब्सटेंस एमॉर्फस सॉलिड है? जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 8 का C, ठीक है जी। तो प्लास्टिक जो है इट इज़ एन एमॉर्फस सॉलिड। चलें, ये तो हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो कर लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, हम बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, ठीक है जी। 1 मिनट बेटा ज़रा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम जो हमारी बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, ठीक है। हमने थोड़ा सा बात की थी फर्स्ट लॉ की कि बेसिकली ये जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो है ये कंजर्व रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपल इसकी स्टेटमेंट की बात की थी। अच्छा, देन फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है किसी भी सिस्टम में, आइदर एनर्जी इज़ बीइंग रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, इट इज़ डन इन 2 वेज, 2 तरह से हो रही होती है, या तो इन द फॉर्म ऑफ वर्क और इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये हम आगे बात करते हैं। फिर हमने ये वर्क डन की बात की थी, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क माइनस P डेल्टा V, ठीक है। इसको भी हम डिटेल से आज देख लेते हैं, बट उससे 1 मिनट इसको अलग कर दूँगा। अच्छा जी, तो चलें हम बात स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से, ठीक है। हम ज़रा इसको बात हम शुरू कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी से, ठीक है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा चल रहा है, और हम ज़रा पहले बात कर लें इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी बेसिकली कोई भी सिस्टम जिसमें कुछ भी मतलब थोड़ा भी अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है, अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, विल हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन इट। कोई भी आपका सिस्टम हो, अगर उसमें थोड़ा भी मैटर मौजूद है, ठीक है, आप यूँ कह लें कि अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर will have definite amount of energy, will have definite amount of energy, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद होगी, एंड दैट एनर्जी इज़ नोन एज, आपको सबको मालूम है, दैट एनर्जी इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये क्या कहलाएगी? इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। तो किसी भी सिस्टम की मतलब जिसमें थोड़ा बहुत भी मैटर मौजूद है, तो वो जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, जो ओवरऑल एनर्जी है, दैट एनर्जी इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी को जो है वो आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट वुड बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जो भी एनर्जीज मौजूद है उन सबका सम जो है वो मिला के दैट वुड बी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कौन सी एनर्जीज आ गई? रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है दैट इज़ ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, लीनियर मोशन जो होगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी,
तो ये सब एनर्जीज़ मिलके क्या बना रही हैं, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाता है, ऑल द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, जितनी भी आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के दरमियान, ऑल द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, फिर वो वैन डर वाल फोर्सेस हों या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में डायपोल फोर्सेस हों, ठीक है, तो वो सब मिलके क्या बना रही हैं, पोटेंशियल एनर्जी बना रही हैं, ठीक है। एंड द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। एंड इंटरनल एनर्जी, ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज़ अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी जो है ये क्या है, एनर्जी हमने वैसे भी बात की थी कि एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन, तो इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, मीन्स इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। हाउ इट रीचेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनल एनर्जी जो है इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं, सिस्टम में से एनर्जी रिलीज़ करें या एब्जॉर्ब करें, ठीक है। आप कहने के देयर आर 2 वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू और फ्रॉम द सिस्टम। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर इसको डिस्कस कर रहे हैं कि देयर आर 2 वेज ऑफ ट्रांसफरिंग, 2 ways of transferring energy to or from the system, ठीक है। और वो 2 वेज कौन कौन से हैं जी, कौन से 2 वेज हैं जिसके थ्रू आप सिस्टम में से एनर्जी इन या आउट कर सकते हैं जी बेटा? The 2 ways through which we can either through which either system can absorb energy or release energy, heat और work, ठीक है। ये 2 सिस्टम, ये 2 तरीके हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो बेसिकली आपके पास ये 2 चीज़ें मौजूद हैं, आइदर हीट और वर्क, ठीक है। इन 2 के थ्रू जो है वो आप एनर्जी को रिलीज़ या एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, ठीक है। तो आइदर हीट और वर्क, ये सिंपल जो है वो हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम कहते हैं कि मतलब हीट को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, ठीक है। यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है कि हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, ठीक है। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम बात करते हैं वर्क की, ठीक है, तो वर्क क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम कौन से वर्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की, ठीक है। तो जब हम बात करें, यानी इन थर्मोडाइनमिक्स वी डिस्कस ओनली प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इन थर्मोडाइनमिक्स वी स्टडी प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। जब प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करते हैं तो यही वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मतलब आप कह लें प्रेशर वॉल्यूम वर्क में प्रेशर जो है वो फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डिस्टेंस की जगह पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, ठीक है, इफ़ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, लेट से हमने पहले भी ये शायद बात की हुई है कि अगर सपोज़ हमारे पास ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये इसकी पिस्टन है, ठीक है, और ये इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दिस इज़ द प्रेशर अप्लाइड, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब अगर आप ये कह लें कि इसको हम हीट देते हैं, अगर इसको हीट मिलती है, सपोज़ अगर इसको हीट दी जाए, इस सिस्टम को अगर हीट दी जाए तो ये एक्सपेंड होगा, ठीक है। लेट्स से ये मूवेबल पिस्टन है, तो अगर इसको हीट मिले, अगर इसको हीट मिलती है तो ये क्या होगा, इट विल एक्सपेंड, ठीक है, ये एक्सपेंड करेगा। और ये एक्सपेंड का जब करेगा तो हम कहते हैं कि लेट से ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब दिस इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर था, ठीक है। तो जो आपका सिस्टम है ये एक्सपेंड कर गया, ठीक है। तो दिस इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये वर्क कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन इन एक्सपेंशन, वर्क यानी आप कह लें कि इन एक्सपेंशन वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन वुड बी इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये सिंपली आपने ध्यान में रखना है कि अगर एक्सपेंशन है तो दैट मीन्स इट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। इफ़ इट इज़ एक्सपेंशन देन इट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड अगर ये कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फिर दैट मीन्स इट इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो सिंपल आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि वर्क जो है दैट वुड बी पॉजिटिव
इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, ठीक है, अगर सराउंडिंग्स, इफ सराउंडिंग्स आर वर्किंग ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो दैट मीन्स के दैट वुड बी पॉजिटिव, ठीक है, तो वर्क डन वुड बी पॉजिटिव, एंड वर्क डन वुड बी नेगेटिव इफ वर्क डन इज बाय द सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसी अगर हम हीट की बात करते हैं तो हीट तो आप सबको मालूम है, हीट वुड बी पॉजिटिव इफ इट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है, पॉजिटिव इफ इट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एंड हीट इज नेगेटिव इफ इट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस ये तो सबको क्लियर है। तो ये जस्ट आपने साइंस जो है वो ध्यान में रखनी है कि कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा, कब हीट पॉजिटिव होगी, कब हीट नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये साइंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल सी साइंस है। जस्ट ये ध्यान में रखें कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ की हम बात कर चुके थे, अब हम उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ सिंपली हमने एक तो ये इसको डिफाइन कर दिया कि इट इज़ यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी सिस्टम कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट एनर्जी। सिंपल फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि सिस्टम जो है ये ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो हम दोबारा से फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। तो एक्चुअल स्टेटमेंट की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जस्ट अब आप इसका जो जस्ट है वो ये समझ लें कि अ सिस्टम कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, अ सिस्टम कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, ठीक है। सिस्टम ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकता है ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी चेंज इज़ द सम ऑफ हीट एंड वर्क, यानी जब आप बेसिकली यूँ कह लें कि ये जो हमारा सिस्टम है, चलें हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। लेट से मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, और इसकी यानी यहाँ पे कोई पार्टिकल्स मौजूद हैं। लेट से ये पार्टिकल्स हैं, ये कोई गैस के पार्टिकल्स हैं जो मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर, आपने ये प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, ये इस वक्त इसका वॉल्यूम जो भी वॉल्यूम है, ठीक है। और अब इस वक्त जो इसकी एनर्जी होगी दैट वुड बी E1। सपोज इस वक्त जो इसकी एनर्जी होगी, इसको हमने पार्टिकल्स की जो एनर्जी है दैट इज़ E1, ठीक है। अब आपने इसको हीट एनर्जी ट्रांसफ़र की, सपोज आपने इसको हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र की, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड गिविंग हीट टू दिस सिस्टम, ठीक है। जब सिस्टम को हीट मिलेगी, ठीक है, तो इट विल स्टार्ट डूइंग सम वर्क, ये कुछ वर्क करेगा, ठीक है, एंड इसकी एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। तो वंस एनर्जी इज़ बीइंग सप्लाइड टू द सिस्टम, जब सिस्टम को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो सम ऑफ द हीट एनर्जी वुड बी यूज्ड अप इन वर्क डन, कुछ हीट एनर्जी जो है वो यूज्ड अप हो जाएगी किसमें, वर्क में, और बाकी की एनर्जी से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बाकी की हीट से, यानी जब आपने इसको हीट सप्लाई की है सिस्टम को, तो सम ऑफ द हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, और बाकी की जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये E1 से क्या हो जाएगी, E1 से ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, E2 में, और प्लस ये कुछ वर्क डन करेगा तो ये पिस्टन जो है वो अप मूव करेगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी चेंज, अब ये एनर्जी चेंज आ गया ना, E2 से E1, ये डेल्टा E हो गया, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि दिस एनर्जी चेंज इज़ द सम ऑफ हीट एंड वर्क, ये कितनी हीट आपने सप्लाई की है और कितना सिस्टम ने वर्क किया है, ठीक है। तो एक तरह से दिस इज़ ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को, कि द एनर्जी चेंज in a system, energy change in a system is the sum of heat and work, ठीक है जी। तो डेल्टा E which is equals to E2 minus E1, that would be equals to heat supplied plus work done, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा E चेंज इन एनर्जी, जिसको आप E2 माइनस E1 से भी निकाल सकते हैं, इसको हम Q प्लस W से भी निकाल सकते हैं, हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन, ठीक है। तो Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब या हीट सप्लाइड, ठीक है। Q इज हीट एब्जॉर्ब और सप्लाइड, एंड वर्क इज W इज वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है जी।
तो सिंपली यहाँ पे डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू, अब हमें वर्क डन मालूम है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू क्यू, बिकॉज इट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है माइनस, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है पी डेल्टा वी, बिकॉज इट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा। तो डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, और क्यू और हीट सप्लाइड, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि क्यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। तो आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं, ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। ठीक है, कि डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, और क्यू इज़ इक्वल्स टू हीट सप्लाइड इज़ इक्वल्स टू इंटरनल, यानी जो भी हीट आपने सप्लाई की है, जो आपने हीट सप्लाई की है बेसिकली उसमें से कुछ जो है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में काम हो गई है, यूज्ड अप हो गई है, और कुछ जो है वो उससे वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो टोटल हीट जो सप्लाई हुई है दैट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को और वर्क डन को ऐड करेंगे तो आपको टोटल हीट एनर्जी मिल जाएगी कि कितनी हीट एनर्जी जो है वो सप्लाई हुई है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा? जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्लियर है ये बात? हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली सिंपल कि वर्क डन बाय द सिस्टम और टोटल एनर्जी का जो सम है इन सबको मिला के आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट जो है वो ये आ जाती है। ठीक है, अब लेट्स से हम कहते हैं कि इफ़ चेंज इन वॉल्यूम इज़ ज़ीरो, यानी लेट्स से इफ पिस्टन इज़ फिक्स्ड, अगर आपका जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है। ठीक है, अगर यानी सपोज हम ये कह रहे हैं कि इफ़ डेल्टा वी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, इफ़ डेल्टा वी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, वी हैव पिस्टन इज़ फिक्स्ड, पिस्टन इज़ फिक्स, तो ये पी डेल्टा वी पूरा क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, क्यू वी जो है ये क्या कहलाएगा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट वुड बी इक्वल्स टू, किसके बराबर हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जितनी भी आप हीट सप्लाई करेंगे उससे सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, नो वर्क डन, बिकॉज डेल्टा वी वुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये पूरा फैक्टर पी डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड वुड बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है। ठीक है जी, अच्छा, इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है, डायरेक्ट हम उस टर्म पे आ जाते हैं, दैट इज एंथैल्पी। ठीक है, अब एंथैल्पी टर्म सबने पढ़ी हुई है। ठीक है, एंथैल्पी को अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज एंथैल्पी, तो इट इज़ हीट, यानी आप ये कहेंगे हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी क्या है, इट इज़ द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, एंड डेल्टा ई इसमें कुछ ना कुछ जो भी इंटरनल एनर्जी आ रही होगी, ठीक है, चेंज आ रहा होगा, तो हम इसको सिंपली ये कह देते हैं कि दैट वुड बी ई टू माइनस ई वन प्लस पी, वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा होगा, वी टू माइनस वी वन। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ई टू प्लस पी वी टू और ई वन पी वी वन, मैं वो सब पूरी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं जस्ट डायरेक्ट इसको यहाँ पे कह देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे आपके पास H2 माइनस H1। ठीक है, इंथैल्पी जो है वो क्या है हीट सप्लाइड, और इंथैल्पी को आप किससे रिप्रेजेंट करें डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, तो हम ये कहते हैं कि क्यू पी इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1
फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। यानी क्यू पी को आप सिंपली किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एच से। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी चेंज। जस्ट सिंपल ये बात ध्यान में रखें कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी इस क्यू पी की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच लिख सकता हूँ कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। दिस इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो बस आपने ये ध्यान में रखना है कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी चेंज। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। तो एट कांस्टेंट प्रेशर इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्यू पी वी विल टेक डेल्टा एच। ठीक है, तो ये जस्ट आपको मतलब दो चीज़ें ध्यान रखनी है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी एंड हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। ये दो केसेस हो गए आपके पास। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाती है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी के हाउ टू मेजर एंथैल्पी। एंथैल्पी डेल्टा एच जो है ये आप कैसे मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी। मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, अब एंथैल्पी की मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर्स। ठीक है, कैलोरीमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर एंथैल्पी। कैलोरीमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर एंथैल्पी। ठीक है जी, एंथैल्पी की मेजरमेंट के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, कैलोरीमीटर्स यूज़ किए जाते हैं। कैलोरीमीटर सिंपली क्या है, जस्ट जिस तरह से आप वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपने बीकर के अंदर पॉलीस्टायरीन कप लिया और उसमें आपने कोई भी लिक्विड लिया और उसका हीट चेंज आ, दैट इज़ जस्ट अ सिंपल कैलोरीमीटर। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट कैलोरीमीटर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास कैलोरीमीटर आता है। ठीक है, ग्लास कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर है। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज मोस्टली यूज टू फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फूड और फ्यूल। ठीक है, ऑफ फूड और फ्यूल। ठीक है, इनमें एंथैल्पी चेंज जो है वो देखने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो आप जस्ट सिंपल क्या देख रहे होते हैं, चाहे आप ग्लास कैलोरीमीटर यूज़ कर रहे हो या आप बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज़ कर रहे हो, तो मेनली वी आर इंटरेस्टेड इन द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, कि प्रोसेस के दौरान जो भी आपने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया उसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है। जैसे आपने एसिड में बेस ऐड किया, आपने इनिशियल टेम्परेचर नोट किया एसिड का, फिर आपने उसमें बेस ऐड की, मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया आपने वो नोट कर लिया, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास आ गया। ठीक है, फिर चेंज इन टेम्परेचर आपके पास आ गया, देन वी वुड यूज Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, ये आप यूज़ करेंगे। M क्या है, मास, C क्या है, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर ये तीन चीज़ें मालूम हो तो वी वुड डिटर्मिन Q आपको मालूम हो जाएगा, तो देन फिर आप डेल्टा H जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, तो वो आप फिर जो है वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट सप्लाइड ये हमने देखना होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी हीट जो है वो हमने सप्लाई की है। ठीक है, तो Q जो है वो बराबर है डेल्टा एच के, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है जी, तो जस्ट सिंपल ये एपरेटस के नाम ध्यान में रखें, प्लस इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे MCQs आ जाते हैं जिनमें आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, अगर गिवन होगी नॉर्मली 4200 वाटर की ही यूज़ की जाती है। ठीक है, तो कुछ सिंपल सी कैलकुलेशन आपके पास इसमें आ सकती है जिसमें आपको हीट सप्लाइड फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, तो ये सिंपल बात हो गई एंथैल्पी की कि मेजरमेंट किस तरह से की जाएगी एंथैल्पी की। उसके बाद कुछ डेफिनेशन हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, इसमें कोई कन्फ्यूजन जी, कि मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी किस तरह से की जाती है। डिटेल में पूरी हम नहीं जा रहे, जस्ट आपको एपरेटस के नाम याद रखने और ये फार्मूला ध्यान में रखें, बस। इसके अलावा आपको कोई इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो इसमें कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, अब ये थोड़ा सा आपको ज़रा ध्यान में रखना है। लेट से हम बात करते हैं, अब कुछ मतलब एनर्जी चेंजेस, डिफरेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज़ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसे आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच एफ। ये स्मॉल एफ जो है रिप्रेजेंट करेगा कि ये फॉर्मेशन की है, और स्टैंडर्ड है इसलिए आप इसके ऊपर ये साइन लगा देंगे।
स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है ये आप सबको मालूम होगा कि इट इज़ द एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ठीक है, एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल, कंडीशन क्या है कि बन कितना रहा हो 1 मोल, इससे ज़्यादा ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस forms from its elements under standard conditions। ठीक है, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक मोल सब्सटेंस बन रहा हो, किससे बन रहा हो, एलिमेंट से, कंपाउंड से ना बन रहा हो। यानी लेट से कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन देखनी है आपने, तो दिस मस्ट बी फॉर्म फ्रॉम कार्बन इन सॉलिड फॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म। ये एलिमेंट्स आ गए, इन दोनों एलिमेंट्स के मिलने से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो यहाँ जो एनर्जी चेंज आएगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच एफ के। दिस इज फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कि 1 मोल ऑफ, यहाँ पे कितने मोल्स बन रहे हैं, 1 मोल बन रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। एलिमेंट्स मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ये भी यहाँ पे लिख लें, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट्स। ठीक है, ऐसे NaCl है, NaCl फॉर्म करना है, NaCl रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। ठीक है, किससे बनेगा, एलिमेंट से। सोडियम की स्टेट क्या होगी, सॉलिड, और क्लोरीन गैस। ठीक है, क्योंकि 1 मोल बनाना है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। 1 मोल के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक क्लोरीन है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने हाफ Cl2 लिख दिया। तो ये जो फॉर्मेशन होगी, दिस इंथैल्पी चेंज आएगी, दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो ये कहलाएगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में जब 1 मोल बनेगा तो ये कहलाएगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर ऐसे ही आ जाती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर्मेशन जो है ये ध्यान में रखिएगा, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बट अगर यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे होते तो फिर ये स्टैंडर्ड, फिर ये फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ 1 मोल के लिए होती है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एनर्जी चेंज है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, डेल्टा एच सी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, पूरा नाम आप लिख सकते हैं। डेल्टा एच सी क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। जी, जो डेफिनेशन आपको ना मालूम हो तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा। ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन सबको क्लियर है क्या होती है, when 1 mole of a substance burns in excess oxygen। जी बेटा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन सबको क्लियर है, कंबस्शन। जी, अगर किसी को डेफिनेशंस में इशू है तो मुझे बता दीजिएगा, तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं जस्ट नाम यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, यानी चलो इसको सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कंबस्शन तो सबको मालूम होती है क्या होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन वुड इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जी, डेल्टा एच सी वुड इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये ध्यान में रखिएगा कि दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, कंबस्शन हमेशा नेगेटिव होती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद बेस to produce 1 mole of water। ठीक है, an acid reacts with base or alkali to give 1 mole of water। ठीक है, that is called standard enthalpy of neutralization। this will also be negative, ये भी हमेशा नेगेटिव होगी, always नेगेटिव। ठीक है,
और ये ध्यान में रहे कि द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन एन स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड SA स्ट्रॉन्ग एसिड, SB स्ट्रॉन्ग बेस, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो द डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन विल ऑलवेज बी दैट वुड बी इक्वल्स टू -57.4 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तकरीबन हमेशा इतनी आएगी, चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एसिड HCl हो, H2SO4 हो, नाइट्रिक एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो। जब ये आप स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हमेशा क्या होगी, -57.4। ठीक है, देन फिर उसके बाद आ जाती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा HATM, एटमाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जी, एटमाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? जी बेटा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ तो आपको बात ध्यान में आ जाएगी। व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, सपोज सोडियम in gaseous form, is formed from its element in its standard state। सोडियम नॉर्मली किस स्टेट में होता है, सॉलिड फेज में, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फेज में होता है। तो सोडियम सॉलिड को जब आप गैस में कन्वर्ट करेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स element in standard state, so the energy change which occurs is known as delta H atomization। ये कहलाती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही लेट से क्लोरीन है, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बट डायटोमिक होती है। ठीक है, एटमाइजेशन मीन्स कि आपने इसको एटमाइज कर दिया। ठीक है, क्लोरीन, दोनों क्लोरीन सेपरेट कर दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, दिस इज ऑल्सो डेल्टा H एटमाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाफ। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी, व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, एंड दिस विल ऑलवेज बी, डेल्टा H एटमाइजेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि आप एटमाइज कर रहे हैं, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एटमाइजेशन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये होगी डेल्टा H एटमाइजेशन। क्लियर हो गई ये बात, एटमाइजेशन क्या है? कोई क्वेश्चन इसमें, एटमाइजेशन? ठीक है जी। नेक्स्ट है इसमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H सॉल्यूशन, standard enthalpy of solution when 1 mole of a substance, 1 mole of substance dissolves in water, when 1 mole of a substance dissolve in water to give, लाजमी नहीं वाटर, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट कर दें इसको, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन। यानी इतना ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाए कि और मज़ीद ऐड करने से एनर्जी में कोई चेंज ना आ रहा हो। ठीक है, तो लेट से हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा H सोल्यूशन क्या हो जाएगी, सपोज सोडियम क्लोराइड सॉलिड, इसको आपने वाटर में डिज़ोल्व किया, 1 मोल NaCl एक्वस, तो यहाँ जो एनर्जी चेंज आएगा दैट इज़ डेल्टा H सोल्यूशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। इट कुड ऑल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एनर्जी चेंज हाइड्रेशन है, बट वो हम यहाँ पे आप डेफिनेशन चलें लिख लें, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो डेल्टा H हाइड्रेशन व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, लेट्स से सोडियम गैसियस आयन था, व्हेन इट गैसियस आयन डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन,
गैशियस आयन डिजॉल्व इन वाटर, तो फिर ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन, चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो। जब कोई सब्सटेंस डिजॉल्व हो रहा है न्यूट्रल सब्सटेंस तो वो सोल्यूशन कहलाएगा, और जब कोई आयन डिजॉल्व होगा तो वो हाइड्रेशन कहलाएगी। व्हेन अ गैशियस आयन डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। जी क्लियर है बेटा ये बात, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो देख ली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें, ये तो हमारी डेफिनेशंस जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक आ जाता है, ये डेफिनेशंस एक दफ़ा देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो इन डेफिनेशंस में तो मुझे बता दीजिएगा, इसको हम देख लेंगे दोबारा। ठीक है, वैसे जस्ट बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, सारी मैंने डिस्कस कर ली हैं। ऐसा सच आपके सिन बोर्ड में ये डेफिनेशंस नहीं है सिवाय फॉर्मेशन और कंबस्शन वगैरह के। ठीक है, बट स्टिल आपको ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो जहन में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, लास्ट हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है हेसेस लॉ, हीट ऑफ समेशन, ये लॉ ऑफ समेशन ऑफ हीट। ठीक है, हेसेस लॉ। लॉ ऑफ समेशन ऑफ हीट। ठीक है, तो हेसेस लॉ भी सबको क्लियर होगा, ऐसा कोई इतना मुश्किल लॉ नहीं है ये। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ टेकन। ठीक है, एनर्जी चेंज जो है ये बेसिकली रूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ की सिंपल स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग a chemical reaction does not depend during a chemical reaction does not depend upon path taken। ठीक है, तो आप किसी भी रूट से जो है वो जाएं, जो एनर्जी चेंज होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वो उसके लिए हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, मैं वो ड्रॉ नहीं कर रहा है, जस्ट आपको मालूम होगी बात। ठीक है, तो हेसेस लॉ सिंपली क्या है कि एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। तो आप किसी भी रूट से जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस हो सकता है, मैकेनिज्म में डिफरेंस हो सकता है, बट डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, डेल्टा एच विल ऑलवेज रिमेन सेम, डेल्टा एच हमेशा सेम ही रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसकी इंथैल्पी चेंज आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम फॉर्मेशन की तरफ जाएं, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कैलकुलेट करने जाएं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो खाली कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन रहा होता, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। तो इसकी फॉर्मेशन की वजह से आप इसकी फॉर्मेशन फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में फिर हम हेसेस लॉ को यूज़ करते हैं, और हेसेस लॉ के थ्रू जो है वो हम इस किस्म के सब्सटेंस की डेल्टा एच जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो अब वो आप सबको मालूम होगा, आई थिंक मेरे को इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं होगी हेसेस लॉ की। ऐसा कोई इसमें से इतने क्वेश्चन जो हैं वो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपको एनर्जीज दे दी जाएँ, जस्ट आपको ऐड माइनस करना हो, प्लस माइनस करना हो, तो वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं कल करवाऊँगा क्लास में। बट मेरे ख्याल में यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है लॉ ऑफ समेशन के अंदर। जी, इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन आपका कुछ पूछना हो इसमें हेसेस लॉ में तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात?